नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ है प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, साथ ही chartandtrade.com के विकास बगेरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ट्रेड्स देंगे, उनसे आपके लिए स्ट्रैटेजीज भी समझेंगे और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट खबरों को। इस समय का अगर आप हालांकि व्यवहार देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे मार्केट का, तो थोड़ी बहुत बाइंग गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल रही है। कच्चे तेल में हल्की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है और पूरे ही बेस मेटल पैक में कॉपर तो ठंडा है, लेकिन बाइंग इंटरेस्ट लगातार पिछले कुछ सत्रों से एल्यूमिनियम और जिंक में देखने को मिला है, तो वहां पर थोड़ा बाइंग आज के कारोबार में है। स्पाइसेस के पैक में एक्शन में है टर्मरिक, जो कि अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही कॉटन सीड ऑयल केक, एक ऐसी कमोडिटी एग्री पैक में जिसने लगातार एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। 3000 के ऊपर भाव हमने निकलते हुए देखे, अच्छी स्ट्रेंथ वहां पर बनते हुए दिखाई दी। तो कॉटन सीड ऑयल केक एक हॉट कमोडिटी रही है, अभी फ्लैट ट्रेड कर रही है, थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ 1.1% नीचे, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, लेकिन अभी भी 3000 के ऊपर भाव बने हुए हैं। ग्वार पैक में थोड़ी बहुत खरीदारी आज के पैक सेशन में देखने को मिल रही है, ऑल्दो वीक कमोडिटी ये रही है। स्ट्रैटेजीज लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। मनोज जी नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। नमस्कार दीपाली जी। यहाँ पे नॉन एग्री पैक में नेचुरल गैस में बाय की सलाह रहेगी। हमने निचले स्तरों से कुछ शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए देखी है। 270 के स्तर पर मे कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 263 का रहेगा और लक्ष्य यहाँ पे 284 के रखना चाहिए। वहीं एग्री पैक में कोरिएंडर में 7100 के स्तर पे जून कॉन्ट्रैक्ट में बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे 6940 का रहेगा और लक्ष्य यहाँ पे 7400 के रहेगा। ओके, तो कोरिएंडर पर एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है, 1.5% ऊपर प्राइसेस कर रहे हैं ट्रेड। विकास, आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? जी दीपाली जी, गुड इवनिंग। मेरा सिल्वर पे बाय रिकमेंडेशन रहेगा। सिल्वर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें करेक्शन का दौर थोड़ा सा ओवर होता हुआ नजर आया है एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से कंसोलिडेट कर रहा है। तो सिल्वर 96,300 400 के ऊपर बाई करना चाहिए। 95,500 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में 97,500 एंड 98,900 के लक्ष्य सिल्वर में होने चाहिए। और बेस मेटल की अगर बात करूँ तो जिंक अच्छा लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि जिंक अगर थोड़ा सा कहीं पे भी डिप आता है 255 256, तो यहाँ पे बाई करना चाहिए 254 के स्टॉप लॉस पे, 264 के टारगेट्स के लिए। जी मैम। ओके, तो एक ट्रेड सिल्वर पर रेकमेंड किया गया है, दूसरा जिंक पर, जहां पर 1% के आसपास की बढ़त है। अच्छा, बात करेंगे आगे भी कुछ और स्ट्रैटेजीज पर, लेकिन बात करते हैं एक खास कॉन्वर्सेशन की। दरअसल भारत ने 2030 तक कृषि उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य करीब $100 बिलियन का रखा है। कैसे पूरा होगा ये लक्ष्य और अमेरिका में आम भेजने में क्या आ रही हैं दिक्कतें, इस पर एपेडा के चेयरमैन अभिषेक देव से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता सीमन चंदा ने। सुनिए। हमारे साथ इस वक्त अपेडा के चेयरमैन अभिषेक देव है। सर, सबसे पहले तो मैं ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड की बात करूंगा। इंडिया का शेयर मेरे को लगता है अभी काफी कम है, 2.4% के आसपास है। बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम आपको लगता है उठाने जरूरी होंगे? अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस साल जो हमारा अपेडा के जो शेड्यूल प्रोडक्ट्स हैं उनका अब तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट फिगर आया है। करीब हमारा 27.9 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है इस साल, जिसमें 11% की ग्रोथ आई है। और हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का जो शेयर है वो निरंतर बढ़ रहा है। और आगे आप और भी देखेंगे कि हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट टारगेट फॉर ऑल दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हमारा ये हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि करीब 100 बिलियन के करीब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 2030 तक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस ग्रोथ में हम लोग चल रहे हैं, हम लोग जरूर इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। जो स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक की काफी डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑर्गेनिक को लेकर के कोई पूछ दे रहे हैं? बिल्कुल, अगर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इस साल 35% की ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी हुई है। और केवल एक प्रोडक्ट नहीं, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक सीरियल देख लीजिए, ऑर्गेनिक पल्सेस देख लीजिए, ऑर्गेनिक टी देख लीजिए, ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल्स, ऑर्गेनिक स्पाइसेस, जो हमारे सारे प्रोडक्ट कैटेगरी हैं सब में ग्रोथ आई है। और सारी ज्योग्राफिक लोकेशंस, चाहे आप यूएस की बात कर लें, चाहे यूरोपियन यूनियन की बात कर लें, यूके की बात कर लें, तो सब जगह काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है आगे के दिनों में भी एक्सपोर्ट ऐसे ही अच्छा करें। अच्छा, कई बार ऐसे इश्यूज भी आ जाते हैं। देखिए, हमने अभी रिसेंटली एक इशू देखा कि मैंगोज उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिए विदाउट सर्टिफिकेट। तो ऐसे इश्यूज को किस तरह से डील करना चाहिए? देखिए, आप देखेंगे कि हमारा जो मैंगो का एक्सपोर्ट है यूएस की अगर बात करें तो बिल्कुल 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो बहुत सारे शिपमेंट जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शिपमेंट्स के अंदर, कुछ प्रोसेसिंग के अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन में इशू आ जाता है।
तो ये इशू आया है, लेकिन इससे कोई ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट पे कोई कमी नहीं आई है। इनफैक्ट वो जो इशू आया था 2 दिन में, जो 2 दिन के प्रोडक्शन में आया था, उसके बाद से हमारा पूरा वहाँ से शिपमेंट हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। और जो अभी इस साल का जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ है यूएस की ओर, पिछले साल से भी ज़्यादा है एक्सपोर्ट। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारा मैंगो एक्सपोर्ट्स है पूरा और भी आगे अच्छा करेगा। अच्छा, देखिए आपने एक बायर सेलर मीट कराया है, बहुत सारे कंट्रीज़ के जो बायर्स आए हुए हैं यहाँ पर, सेलर बिहार के अंदर ही है। तो ओवरऑल मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो और राज्यों के अंदर भी ऐसी मीट्स ऑर्गेनाइज होंगी? बिल्कुल, हमने इस तरह आज के जो इवेंट है इसमें करीब 22 देशों के करीब 70 से ज़्यादा बायर्स आए हैं। और इस तरह के इवेंट्स हमने जैसे बिहार में कराया है, अभी हम इस तरह यूपी में कराएंगे। हमने और भी राज्यों में हम अपीडा कराता रहता है। अभी कुछ 1-2 महीना पहले हमने अरुणाचल प्रदेश में ऐसा इवेंट कराया था, उससे पहले मेघालय में कराया। तो ये इस तरह के इवेंट्स की श्रृंखला चलती रहती है। और हम लोगों का ये रहता है कि जैसे दिल्ली वगैरह है, मुंबई है, बेंगलोर है, वहाँ पर तो ऐसे इवेंट्स होते ही हैं, बट दूसरे भी जो क्षेत्र हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है उनको भी कवर करा जाए, क्योंकि वहाँ के लोगों को हम लोग पूरा प्रोत्साहन देते हैं कि दिल्ली में आएँ या इंटरनेशनल इवेंट से पार्टिसिपेट करें, बट इतना अवेयरनेस नहीं होता है। इसलिए फिर हम उन राज्यों में भी हम इस तरह के इवेंट्स कराते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय बायर्स हैं और जो प्रमुख निर्यातक हैं उनको वहाँ लेके जाते हैं, ताकि उनके साथ लिंकेज हो पाए और वो लोग भी एक्सपोर्ट कर पाए। तो ये आपने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, जो खास बातचीत हुई, और इस बातचीत से समझ में यही आया कि भारत के का जो एग्री प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है वो बड़ा है। इसी पर सरकार का फोकस रहा है। फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिखने शुरू हुए हैं। आगे जाते हुए जो दस्तावेज हैं उसकी वजह से जो मैंगो के एक्सपोर्ट की बात में जो परेशानी आई है यूएस को, वो भी जल्द शॉर्ट होते हुए दिखाई देगी। कुछ शिपमेंट दस्तावेज की वजह से परेशानी हुई है। तो इन दोनों ही मुद्दों पर बातचीत करते हुए यहाँ पर असीम ने बातचीत की खास। लेकिन चलिए आगे बात करेंगे, और बात कर लेते हैं कैश्यू की। हमारे साथ राहुल कामत मौजूद है बातचीत करने के लिए। राहुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो 2-3 पर्सपेक्टिव से आपसे बातचीत करनी है सर, ग्लोबल सिनेरियो के पर्सपेक्टिव से भी और डोमेस्टिक स्थिति की भी। अगर हम डोमेस्टिक स्थिति से शुरुआत करें तो किस तरीके की सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है? रिसेंटली रिपोर्ट्स तो इस तरीके भी हैं कि जो इंडियन कैश्यू है उसको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, स्पेशली यूएस में, वियतनाम में, क्योंकि हायर ड्यूटीज़ हैं। दूसरी तरफ अगर हम बाकी ओवरसीज़ मार्केट की बात करें, तंजानिया जैसे मार्केट की बात करें, तो कैश्यू प्रोसेसर्स इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन की। तो अभी डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, किस तरीके का सिनेरियो है? थैंक यू दीपाली जी। अगर मैं इंटरनेशनल सिनेरियो शुरू करूंगा, यूएस ने इंडिया को 27% टैरिफ बोला था, वियतनाम को 46% टैरिफ बोला था। उस हिसाब से इंडिया एक एडवांटेजेस पोजीशन पे है, लेकिन अभी 90 डेज का टैरिफ ब्रेक है, और उसके बाद कैसा वो टैरिफ इंप्लीमेंट होगा वो कोई जानता नहीं है। अभी तक का जो आसार है वो बोल रहा है कि यूएस वियतनाम से और इंडिया से दोनों से ही ट्रेड निगोशिएशन कर लेगा और ये ड्यूटी कम हो जाएगा। सो अभी इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट क्या होने वाला है, बट टैरिफ का इशू एक लो हैंड सोल्ड है, सब लोग इससे परेशान है। अभी जैसे इंडिया में जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, हमारा इंडिया का जो पैदावार है उसका लगभग 7 से 7.5 लाख टन है। जो इंडिया हम 12 से 13 लाख टन कच्चा बीजा इंपोर्ट करते हैं। सो अभी जो इंपोर्ट हमारा हो रहा है वो अफ्रीकन कंट्री से हो रहा है, एंड इन अफ्रीकन कंट्रीज में वहां का लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वहां का सरकार इंसेंटिव देते आ रही है। इसीलिए आगे जाके हमको इंडिया में वहां से रॉ कैशनट लेके आने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। इसीलिए हम इंडिया में हमारा पैदावार बढ़ाने की जरूरत है, हम आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। अभी किस तरह की कंपटीशन की स्थिति बनी हुई? आपने अफ्रीका का जिक्र किया, क्लियरली अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स की तरफ से कंपटीशन तो इंक्रीज हुआ है, लोअर ड्यूटीज की वजह से उनको एडवांटेज रहा है। अगर हमें अभी कंपटीशन की स्थिति को समझें तो क्या सिनेरियो बना हुआ है, किस तरीके के इंसेंटिव्स सपोर्ट लेंड कर सकते हैं इंडस्ट्री को?
देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज में सरकार अफ्रीकन जो 2-3 तरह का बेनिफिट देते हैं वहां का लोकल इंडस्ट्रीज को। जैसे जो फर्स्ट अराइवल ऑफ क्रॉप होता है वो हम एक्सपोर्ट करने के लिए वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, वहां का लोकल इंडस्ट्रीज को लिए वो यूज होता है। उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट टैक्स लगा हुआ है, और लोकल इंडस्ट्रीज को जब अपना फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां इंसेंटिव दिया जा रहा है। इन सब चीजों की वजह से अफ्रीका में प्रोडक्शन बढ़ रही है। पहले अफ्रीका का क्रॉप का सिर्फ 3 से 5% वहां प्रोसेसिंग हो रहा था। अभी कुछ एक देशों में जैसे वियतनाम में 30 से 40% तक का क्रॉप वहां लोकल प्रोसेसिंग हो रहा है, सिर्फ बाकी का क्रॉप वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इसी तरह कंट्रीज लाइक बेनिन वहां एक्सपोर्ट पूरा बैन कर दिया, सरकार ने बोला कि जो भी पैदावार है वही प्रोसेसिंग होने का है। सो इन सब चीजों से वहां का जो प्रोसेसर है उनका कॉस्ट बहुत कम होता है कंपेयर टू इंडियन एंड वियतनाम प्रोसेसर्स। सो वो लोग कॉम्पीट कर पाते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूएस मार्केट में हमसे अच्छा प्राइस देके हमसे कंपटीशन कर पाते हैं वो लोग। ये बड़ा चैलेंज रहा है इंडस्ट्री को। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें, कितने खपत वहाँ पर है? वियतनाम कितना पोर्शन ग्रैब करता था सो फार? इंडियन मार्केट्स का कितना था? और क्या लाइकली इंक्रीज आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? जी, यूएस लगभग 2 लाख टन के ऊपर का कैशू कर्नल कंज्यूम करता है। आज के डेट में यूएस का जो मार्केट है उसमें लायन शेयर वियतनाम का है, मोर देन 90% शेयर है वो वियतनाम से है, और इंडिया का शेयर सिर्फ 5 से 6% है। तो आगे जाके जो यूएस मार्केट में अभी जो इफेक्ट आ रहा है जो टैरिफ का, उससे ज्यादा परेशानी वियतनाम को हो रही है, इंडिया को कम परेशानी है बिकॉज हमारा वहां शेयर कम है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, अगर हम अफ्रीकन मार्केट्स की बात करें जो एडवांटेज पर रहे हैं, लेकिन अब जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टंजानिया से जिस तरीके की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि वहाँ पर जो टंजानिया का एसोसिएशन है कैशू नट्स का, उन्होंने अर्ज किया है गवर्नमेंट को और डेलिब्रेट इंसेंटिव्स दिए जाएं लोकल प्रोसेसर्स को, ताकि वो जो नेशनल टारगेट प्रोसेसिंग का उसको तो मीट कर ही सके, लेकिन और भी एडवांटेज मिल सके। अगर वहाँ पर और रिलीफ आता है और इंसेंटिव्स आते हैं, फिर चाहे वो टैक्स रिडक्शंस हों, सब्सिडाइज लोन्स हों, तो किस तरीके की सिचुएशन इमर्ज हो सकती है विद पर्सपेक्टिव टू इंडिया या फिर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को लेकर? कंट्री में कि वहां का जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो अपनी सरकार से ज्यादा मदद मांग रही है, सपोर्ट। कुछ एक कंट्री दे रहे हैं, कुछ एक कंट्रीज नहीं दे रहे हैं। अभी तंजानिया एक यूनिक कंट्री है बिकॉज तंजानिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो लोअर हेमिस्फीयर में है, एंड जो बिकॉज ऑफ द लोअर हेमिस्फीयर उनका क्रॉप अक्टूबर से दिसंबर तक आता है। तो तंजानिया का क्रॉप इस बार लगभग 4.5 लाख टन का क्रॉप था, उसमें 2 लाख टन इंडिया इंपोर्ट किया है, 2.5 लाख टन वियतनाम में इंपोर्ट हुआ है, और 20 से 30 हजार टन तंजानिया में लोकल प्रोसेसिंग हुआ है। अगर तंजानिया का लोकल प्रोसेसिंग बढ़ता है इससे इंडिया में दिसंबर जनवरी के टाइम पे रॉ कैशू नट अवेलेबिलिटी में बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, हमको शॉर्टेज आ जाएगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन क्विकली सर आपसे, अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें तो कितना कैशू आउटपुट इंक्रीज करने की कितनी ज़रूरत है इंडिया की, ताकि जो अफ्रीकन नेशंस हैं उनको ओवरकम कर सके? क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं? क्या अपील आपकी है, क्या रिक्वेस्ट आपकी है, बताइए। हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर होने के लिए हमको 20 लाख टन का रॉ कैशू नट प्रोसेसिंग प्रोडक्शन करना चाहिए तो 2030 तक। ये बहुत बड़ा टास्क है, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने जैसे अभी आपने एपेडा का चेयरमैन जी को सुना, एपेडा से और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, हॉर्टिकल्चर मिशन, सबसे हमने रीच आउट किया है, और लास्ट 2-3 साल में अच्छा काम शुरू हुआ है रॉ कैशू नट का पैदावार बढ़ाने के लिए। अभी जो कैशू ट्री है वो 5 से 6 साल का जेस्टेशन पीरियड है, उसके बाद ही क्रॉप आएगा। तो मेरा होपफुल है कि 2028-29 के बाद वी विल सी ए ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन द क्रॉप, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा, बट आत्मनिर्भरता एक थोड़ा दूर का सपना है। ओके, चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए इस खबर पर और हर पर्सपेक्टिव से राय देने के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और इनफैक्ट रिसेंटली इस बारे में चर्चा काफ़ी हुई भी है कि अफ्रीकन नेशंस के एक्सपोर्ट कप को ओवरकम करने के लिए इंडिया को कैशू आउटपुट इंक्रीज करना पड़ेगा और कई इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर इस खबर पर चर्चा करने के लिए। चलिए, रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर बात करेंगे कुछ और स्ट्रैटेजीज़ की। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए हैं, विकास बगैरे भी हमारे साथ हैं। बात करते हैं अब कुछ और स्ट्रैटेजीज की। एक बार सोने चांदी को लेकर आते हैं। चांदी पर हालांकि स्ट्रैटेजीज आपको मिली है, लेकिन गोल्ड पर एक स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक लेते हैं, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट से 3240 के आसपास के प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। रशिया यूक्रेन सीज फायर ऑप्टिमिज्म भी इमर्ज हुआ है। जो सेफ हेवन बाइंग हम देख रहे थे वो थोड़ी सी कम हुई है। यूएस चाइना के बीच में भी डील होने की खबरों के बीच में जो बाइंग इंटरेस्ट था वो थमा है। लेकिन क्या यहाँ से भाव और नीचे आएंगे? स्लाइटली ब्रॉडर व्यू देखें, क्या नए टारगेट्स इस पर करते हैं बातचीत। मनोज जी बताइए क्या कमेंट्स पहले तो आपके स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, प्राइसेस में अगला सपोर्ट कहाँ देख रहे हैं, क्या व्यू है? एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ देखने को मिल रहा है दीपाली जी, और हम देख रहे हैं कि थोड़े मिक्स्ड फंडामेंटल है। कल जो रिपोर्ट आई थी यूएस में रेटिंग डाउनग्रेड की, तो उसके बाद फिर हमने एक अच्छी बाइंग यहाँ पे इमर्ज होते हुए देखी थी। लेकिन यहाँ पे रशिया यूक्रेन के सीज फायर की चर्चा भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिक्स्ड फंडामेंटल है। दूसरा डॉलर इंडेक्स में कमजोरी है, उसका थोड़ा सपोर्ट है। तो हमारा मानना है कि सोना इंटरनेशनल मार्केट में $3180 से यहाँ पे $3300 की रेंज में भी बना रहेगा। वहीं भारतीय बाजारों की अगर मैं बात करूं तो 92,000 से 94,400 एक ये दायरा जो है बना रह सकता है। तो अभी कोई फ्रेश ट्रिगर है नहीं बड़ी तेजी के लिए, तो हमारा मानना है कि तब तक कीमत जो है एक दायरे में यहाँ बनी रहेगी। ओके, अच्छा कच्चे तेल पर और राय लेते हैं। यहाँ पर $65 के आसपास प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। ब्रेंट हमने जो रिकवरी देखी है कई सारी उसके पीछे वजह भी रही हैं। इनफैक्ट विकास, जब कच्चे तेल में हमने लगातार गिरावट देखी थी, 60 के नीचे बहुत स्लिप होते हुए देखे थे, तब भी यही व्यू था कि शायद अब यहाँ से और डाउनसाइड ना देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुके हैं प्राइसेस, सारे नेगेटिव फैक्टर्ड इन हो रहे हैं। और वहीं से हमने रिकवरी आते हुए थोड़ा संभलते हुए देखा कच्चा तेल। अब नियर टर्म में रेंज क्या आप देख रहे हैं, क्या व्यू है कच्चे तेल के प्राइसेस को लेकर, क्या आउटलुक? हाँ जी दीपाली जी, देखिए कच्चे तेल में जैसा कि आपने बताया कि डेफिनेटली नीचे से रिबाउंड देखने मिला, बट अभी एक साइडवेज का ही जोन कच्चे तेल पे भी लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि कहीं 4950 से लेके 5500 का जो जोन है कच्चे तेल में, ये 500 से 600 पॉइंट का जोन एमसीएक्स में रहेगा। हायर एंड पे 5450 5500 जाते जाते वहां पे क्या हो रहा है कि सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है कच्चे तेल पे, एंड वहां पे जाने से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या फ्रेश शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहा है। तो आने वाले 1 से 2 सप्ताह मेरे को लगता है कि 5540 एंड 5500 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। लोअर एंड पे 5050 से लेके 5100 का जो जोन है वो सपोर्ट का काम करेगा। जी मैम। ओके, तो ये सलाह कच्चे तेल पर 5307 के लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, बेस मेटल्स को लेकर एक ब्रॉडर आउटलुक मनोज जी आपका क्या रहेगा? फिर चाहे वो, हालांकि हमने ऑफ लेट कॉपर में उतना इंटरेस्ट नहीं देखा, जिंक एल्यूमिनियम चले हैं, कॉपर ऑलरेडी पहले चल चुका है, शायद ये वजह भी है। लेकिन रिसेंटली कुछ जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, जेपी मॉर्गन की फॉर इंस्टेंस एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एल्यूमिनियम है, स्टील है या कॉपर प्राइसेस हैं, उनको लेकर आउटलुक बहुत ब्राइट नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन काफ़ी ग्रो हुआ है और इसी वजह से थोड़े से कंसर्न्स हैं अभी। वो जो चिंताएं थी वो अभी दूर नहीं हुई हैं। क्या आउटलुक है आपका ओवरऑल पूरे ही पैक पर? बिल्कुल, यहाँ पे कंसर्न है, उसी के चलते हम देख रहे हैं कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशंस हुए थे, उसके बावजूद भी जो रैली एक्सपेक्टेड थी वो आते हुए यहाँ नजर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स बने हुए हैं, तो वही साइडवेज मूव जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि यहाँ पे एक दायरा जो है वो बना रहेगा, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो या जिंक हो। लेकिन यहाँ पे जिंक में एक अच्छा ट्रैक्शन है, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी बनी थी। तो अगर यहाँ थोड़े डिप्स मिलते हैं 255 अराउंड, तो वो एक अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिहाज से। तो जिंक में अगर डिप्स आए तो वहाँ बाय कर सकते हैं 252 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 264 तक के लक्ष्य यहाँ पे रखे जा सकते हैं। हालांकि डिमांड फोरकास्ट को लेकर तो जेपी मॉर्गन की ही बात करें, उन्होंने स्टीप कट्स किए हैं, लेकिन हाँ वैल्यू है वो, लेकिन सेलेक्ट बेस मेटल्स में। आपने विकास ट्रेड जिंक पर ही रेकमेंड किया है, लेकिन अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर ब्रॉडर व्यू लें तो भी कन्विक्शन जिंक के साथ ही है? जी मैम, कन्विक्शन जिंक के साथ ही है, बिकॉज बाकी जो बेस मेटल्स है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का या कंसोलिडेशन का जो दौर दिख रहा है। जैसे कि कॉपर है, कॉपर में ऐसा लग रहा है कि ऊपर 865-70 का जो जोन है वहां पे जाते ही सप्लाई आ रहा है। तो इसी हिसाब से देख के लग रहा है कि जिंक बेटर बेट रहेगा ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से। जी मैम। ओके, तो ये रहा एक क्विकली डॉलर इंडेक्स पर और राय ले लेते हैं। डॉलर इंडेक्स पर क्या व्यू बन रहा है मनोज जी यहाँ से? डॉलर इंडेक्स में हमारा मानना है कि दीपाली जी यहाँ पे 101 104.0 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा।
डिस्पाइट कि यहाँ पे हमने जो है दूसरी करेंसीज में थोड़ी जो है गिरावट आते हुए देखी थी, लेकिन डॉलर इंडेक्स भी ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं हो रहा है। तो ग्रेजुअली हमारा मानना है कि 99.40 का जो लेवल है वो डॉलर इंडेक्स वापस टेस्ट कर सकता है, या तो ये वीक में या नेक्स्ट वीक तक। तो ऊपरी लेवल पर यहाँ दबाव रहेगा। हालांकि रुपये में थोड़ी कमजोरी रह सकती है और यूएसडी आईएनआर की जो पेयर है वो एक बार फिर जो है 86 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। ओके, चलिए तो ये बात हुई डॉलर इंडेक्स की, लेकिन आप एग्री कमोडिटीज की तरफ रुख कर लेते हैं और सबसे पहले बात टर्मरिक की करेंगे। और मनोज जी, यहाँ पर आपका व्यू क्या है? थोड़ा वॉलेटाइल जरूर रही है कमोडिटी, लेकिन स्ट्रेंथ देखने को मिली है। लोअर अराइवल्स, लोअर प्रोडक्शन एस्टिमेट्स के ऑनगोइंग कंसर्न्स के बीच में हमने तेजी आते हुए देखी है। जब जब अराइवल्स बढ़ जाती हैं तब थोड़ी सी तेजी रुक जाती है इस कमोडिटी में, बट व्यू क्या है इन स्तरों से? लोअर रेंज यहाँ पे प्रोटेक्टेड दिखती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक दायरा बना हुआ है 14,000 से 15,200 का। तो अभी ये दायरा बना रह सकता है। 15,200 के स्तर के ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर वहाँ पे फ्रेश रैली जो है बनती हुई नजर आएगी। तो जून कॉन्ट्रैक्ट में अगर थोड़ा डीप आता है 14,400 के आसपास, तो वहाँ पे बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। 14,100 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, लक्ष्य 15,000 के रहेगी। और साथ ही मनोज जी, कॉटन सीड ऑयल के पर क्या राय रहेगी आपकी? अच्छा रनअप रहा है इस कमोडिटी में, थोड़ा अब कंसोलिडेट कर रहा है, हल्का हुआ है, लें डिप्स पर या कोई और व्यू? नहीं, यहाँ पे मेरा मानना है कि 3045 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए बाइंग के लिए। इनफैक्ट अगर 3040 तक के स्तर मिले तो एक बार लॉन्ग में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। जो अप्रोप्रिएट रेंज रहेगी बाइंग के लिहाज से वो 2920 2900 की रेंज में रहेगी। तो अभी ये लेवल पे फ्रेश बाय इंटर ना करें। अगर 3045 पहले आता है तो लॉन्ग में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ओके, तो ये रही कॉटन सीड ऑयल के पर 3036 कमर्शियल लेवल्स देखने को मिल रहे हैं 1.1% की बढ़त के साथ। विकास, अगर चार्ट्स के बेसिस पे देखें तो पूरे ही स्पाइसेस के पैक में कहाँ आपका कन्विक्शन है? सवाल मुझसे? विकास। हाँ जी दीपाली जी बोलिए ना, वॉइस कट गया था आपका। पूरे स्पाइसेस के पैक में कन्विक्शन है कहीं आपका? नहीं दीपाली जी, इस बार स्पाइसेस को ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो ये बात हुई स्पाइसेस की, कॉटन सीड ऑयल की ग्वार पैक और लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लगातार कमजोरी देखी है डिस्पाइट ये एंटिसिपेशन के कि शायद तेजी आएगी, यहाँ से प्राइसेस बहुत बढ़ेंगे, उस तरह की परफॉर्मेंस आते हुए नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक बॉटम बनाने के बाद थोड़ा प्राइसेस संभले जरूर है। मनोज जी, आपकी राय ग्वारगम ग्वार सीड दोनों पर? यहाँ स्लो एंड स्टडी हम देख रहे हैं कि थोड़ा इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिल रहा है कीमतों में। निचले स्तरों पर बाइंग जो है वो आती हुई नजर आ रही है। तो धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा हमारा मानना है कि ग्वार सीड जो है 5,350 तक के स्तर फिर एक बार जून वायदा टेस्ट कर सकता है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो 10,110 200 तक के स्तर यहाँ भी शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। अगर ग्वारगम में रणनीति बनानी है तो 9,800 के आसपास बना सकते हैं। 9,640 के स्टॉप लॉस से 10,100 लक्ष्य रहेगा। वहीं अगर ग्वार सीड में रणनीति बनानी है तो 5,180 के स्तर पे बना सकते हैं। 5,110 का स्टॉप लॉस रखें, लक्ष्य 5,350 तक के रखे जाते। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी। शुक्रिया मनोज जी और विकास, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गोल्ड गुरुकुल की। सोना जमकर चमक रहा है और इस साल एक कमोडिटी सबसे शानदार परफॉर्मिंग एसेट क्लास बनकर उभरी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार गोल्ड गुरुकुल। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गोल, वो भी रियल केस स्टडीज के साथ। और हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चाहे बात हो कितना सोना रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर टैक्स, पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा, या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर जीएसटी के नियम। सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब बस इस वेबिनार में। तो देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर फटाफट रजिस्टर करें और बने गोल्ड गुरुकुल का हिस्सा। ये वेबिनार होगा 7 जून 2025 को।